चले बेटा 10.2 जो एक्सरसाइज है उसका 9th क्वेश्चन हम अब करते हैं। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दिया है ना। तो 9th से बात करते हैं। 9th के अंदर क्या है, देखो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो चीज बातें बताई हैं उन्हीं से क्वेश्चन हल होने हैं, कोई अलग से चीजें नहीं होनी है। तो बेहतर है कि आप इंट्रोडक्शन को देखने के बाद क्वेश्चंस को अपने आप लगाने का प्रयास करें और तभी आपके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे और वो टेक्निक्स डेवलप होंगी जो होनी चाहिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहा है समझते हैं, करते हैं। तो फॉर्मूले सारे हमारे दिमाग में हैं, मेरे तो दिमाग में, आपकी कॉपी में भी होंगे, आपके दिमाग में भी थोड़े थोड़े आए होंगे, लेकिन वो आ जाएंगे धीरे धीरे। देखो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी 2,1 और क्यू जो है -2,3 और आर जो है 4,5 है और शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले जो चीज नहीं पता है उस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। वैसे बहुत बच्चों को पता होगा माध्यिका क्या होती है। अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास में होता है, कोई त्रिभुज होता है, तो एक ऐसी लाइन मान के चलो, मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं, ये वाली जो बीच में बिल्कुल बीचों बीच है। इस लाइन की खास बात अगर ये हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये इस नीचे वाली लाइन का इसका मध्य बिंदु हो तो ये माध्यिका कहलाती है। हम अगर इसको कह दें दिस इज पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, तो जो आर से जाने वाली माध्यिका होगी वो पी क्यू के मध्य बिंदु से तो जाएगी ही जाएगी, कंफर्म सी बात है। वापिस आओ अपने क्वेश्चन के, ठीक है ना। देखो तो मेरे भाई अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं इस डायग्राम को और मैं कह दूं कि ये पी पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट जो है 2,1 है, ठीक है ना, एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -2,3 है और इस आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है 4,5 है और मेरे को कह रहा है वो कि एक ऐसी माध्यिका के समीकरण निकाल लो जो, ये माध्यिका है तो यहां से निकलेगी, यहां से पास होती भी जाएगी, जो आर से होकर जाती है। तो देखो समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर हम बात करें, मोटी सी बात करें, हमने तरीके सीखे थे 5। सबसे बेसिक तरीका था कि अगर आपको एक पॉइंट, इसको हम बिंदु ढाल विधि भी कहते हैं, बिंदु ढाल रूप कहते हैं, है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म, और वो फॉर्म थी कि y - y1 m × x - x1। तो ये कारगर कब साबित होती है, जब आपको ढाल दिया हो, है ना, दिया हो। बट इन दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ढाल नहीं दिया है। वो अलग बात है कि ढाल निकाला जा सकता है ना, तो लेकिन ढाल नहीं दिया है। तो लेकिन इसके अलावा हमने ये फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरी भी एक पढ़ी थी, वो थी दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। उसमें ये था कि अगर लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता हो, x1 है ना और कोमा y1, और एक पॉइंट और पता हो x2 और कोमा y2, अगर केवल 2 पॉइंट भी आपको पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन, समीकरण आसानी से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला यूज करने से y - y1 और y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करने से निकाला जा सकता है। तो अब क्या करो, या तो ऊपर वाला अप्लाई करने के लिए m निकाल लो, m निकल सकता है, और या फिर नीचे वाला अप्लाई करने के लिए आपको एक पॉइंट पता चल जाए, क्योंकि एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है। अगर मैं इस पॉइंट को पी क्यू आर, इसको मैं एस कह दूं, तो मुझे पता है कि इस आर एस का समीकरण निकालना, मेरे को आर तो पता है, अगर मुझे एस पता चल जाए देन हम इस फॉर्मूले को लगा करके समीकरण निकाल सकते हैं और आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि एस जो पी क्यू रेखा है, इस पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। आपको कैसे कहाँ लिखा है मध्य बिंदु है, सवाल में तो कहीं कहा नहीं है। ये जो माध्यिका कहा है इसका मतलब यही होता है, माध्यिका हमेशा ही इस भुजा की मध्य बिंदु से होकर के जाएगी। तो मध्य बिंदु है, तो अब एस के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होता है, मध्य बिंदु कैसे निकालते थे किसी लाइन का, क्लास 9th में चले जाओ, 10th में। अगर ये x1 पॉइंट है कोमा y1, ये पहला पॉइंट, ये x2 एंड कोमा y2 पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि बीच वाला पॉइंट निकालना है मध्य बिंदु, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका था कि x1 + x2 बटे 2 एंड y1 + y2 बटे 2। इस तरीके से हम आसानी से, बड़े प्यार से मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो यानी कि 2 ± 2 अपॉन 2 कोमा 1 + 3 अपॉन 2। इसका मतलब s जो है, मध्य बिंदु जो है, ये तो 0 हो जाएगा, 2 में से -2 जब जुड़ेगा 0 हो जाएगा, 0,
3 और 1 4/2 तो 2 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0,2। कितना आ गया? 0,2। तो बस हो गया काम, बस हो गया काम। अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? दो बिंदु रूप। तो आप दो बिंदु रूप वाले फॉर्मूले से क्या कह सकते हो? हमें पता है कि x1 और x1 y1 और x2 और y2 पता चल जाए तो फिर हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा? y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। अब इसके अंदर, इस लाइन के इक्वेशन के अंदर इसको x1 कह लो, x1 कह लो 4 और y1 आ गया 5, x2 आ गया 0 एंड y2 आ गया आपके पास में 2। ऑलरेडी लिख दिया 2, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो लगाओ y माइनस y1 इज वॉट? 5 एंड y2 माइनस y1 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 एंड x माइनस 4। तो y माइनस 5 यह आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस 4 और x माइनस का 4, तो यहाँ माइनस 7 कट जाएगा तो इधर जाएगा 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x एंड माइनस के 12। अब आंसर कैसे देना? आंसर देने का तरीका ये है कि आप पहले x वाला यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दो आंसर। मतलब पहले x वाला पद हो, फिर y वाला हो, फिर कांस्टेंट वाला, इस तरीके से आप आंसर दो। तो इसको सही कर लो, x को आप इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाओ तो आ जाएगा 3x माइनस 12 माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3x माइनस के 4y और ये बचेगा माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा उस माध्यिका का जिसका उसने पूछा है, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलिए बेटा, अब इस एक्सरसाइज के थोड़े दमदार सवाल शुरू हुए हैं और सोचने लायक सवाल शुरू हुए हैं, बढ़िया सवाल है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत दिमाग लगना है और अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। इस कैटेगरी के बहुत सारे सवाल ऐसे भेज बदल के आएंगे सवाल, लेकिन अगर इसको आपने समझ लिया तो आप अच्छे से सारे सवालों को कर पाएंगे। कह रहा है कि -3 और 5 से होकर जाने वाली एक रेखा है जो इस बिंदु से होकर जाती है और बिंदु 2,5 -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अभी आपको बहुत चीजें समझ नहीं आ रही हूँ, मैं भी बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मैं हल कर रहा हूँ। मैं कार्तीय तल में एक्स एक्सिस और वाई एक्स में चित्र ना बना करके, है ना, बड़ा सिंपल सा चित्र बना रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो क्या है? देखो उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक लाइन पहले से हमें दी गई है, जो 2 पॉइंट, जिस पर 2 पॉइंट हैं। एक तो ये पॉइंट इसको कह दो आप ए यानी कि 2,5 और एक पॉइंट कह दो आपके पास में, दूसरा पॉइंट कह दो बी, है ना, और माइनस का 3,6, ठीक है। इसे छोड़ दो, अभी इसका तो समीकरण निकालना है, ये तो समीकरण निकालना है इस रेखा का समीकरण जिस पर ये पॉइंट है, इसे छोड़ देते, पॉइंट हमें दे दिया गया। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो कह रहा है बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब, यानी कि इतने और इतने पर जाने वाली रेखा पर लंब, ये लंब हो गई। इस रेखा का समीकरण निकालना है मुझे, और इस रेखा पर ये कोई पॉइंट है कहीं ना कहीं, कौन सा? -3,5 आपके पास में, इस पॉइंट को आप सी कह दो। तो अब मेरे भाई बात सुनो, ये लंब है, ये लंब कहाँ है? तो क्या बात हो गई? कुछ भी बात नहीं हुई। लंब कहाँ है तो हमारे लिए फायदा हो गया। हमें अगर इस रेखा का समीकरण निकालना है तो फिर वही बात निकल करके आती है, आपको एक पॉइंट पता है तो आपको स्लोप अगर पता चल जाती है, पॉइंट x1 और y1 आपको पता है जो कि दिया गया है x1 y1, अगर आपको इसकी स्लोप m पता चल जाती है तो हम लोग सबसे पहला वाला मेथड पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि बिंदु ढाल रूप, जो जिसका फॉर्मूला y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, बड़े अच्छे से बहुत ढंग से इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कैसे ये आया है क्या है, इस वाले से लगा करके मैं काम कर सकता हूं। लेकिन मेन प्रॉब्लम इज दैट हमें ये तो दिया गया है, ये तो देखो ये दे दिया है, इसका तो इक्वेशन निकालना मुझे इस लाइन का, ये तो हमें दे दिया गया है, लेकिन मेरे बेटा हमें ये m नहीं दिया गया है। तो क्या करें? m नहीं दिया गया है लेकिन ये एंगल 90 दिया गया है। 90 का मतलब ये मत समझ लेना कि थीटा 90 दे दिया गया, अरे गुरुजी डांस करो अब, क्या m इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, और ऐसे थोड़ा ही ना होता है, ये m वो m नहीं है। तो
अब हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, है ना, अगर दो रेखाओं के बीच का एंगल 90 होता है और अगर इसकी प्रवणता m1 होती है और इसकी प्रवणता m2 होती है, प्रवणता मतलब ढाल को प्रवणता भी कहते हैं, चाहे ढाल कह लो आप, कुछ किताबों में इसको प्रवणता भी कहते हैं, घबराने वाली बात नहीं, अंग्रेजी में इसको स्लोप ही कहते हैं। तो सपोज कर लो कि इसका जो ढाल है वो m1 है, इसका ढाल जो है m2 है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो एक प्रतिबंध बताया था मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर इन 10.1 के m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 के बराबर होगी, ये हमने कहा था, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस AB की प्रवणता निकाल लेता हूं, ठीक है ना, AB की प्रवणता निकाल लेता हूं, तो फिर इस CD की प्रवणता इस वाले रिलेशन से निकल जाएगी। पहले अगर मैं इसकी प्रवणता को m1 कह देता हूं, इसकी प्रवणता को मैं, इसके ढाल को मैं m1 कह देता हूं और इसके ढाल को मैं m2 कह देता हूं, तो m1 की गुणा m2 से करके मैं -1 रखूंगा। और m1 कैसे निकालूंगा, m1 निकाला जा सकता है क्योंकि इसके 2 पॉइंट हैं, अगर 2 पॉइंट पता होते हैं तो हम आसानी से ढाल निकाल सकते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कर लेते हैं कि माना, है ना, या ये कहेंगे रेखा AB की प्रवणता, AB की ढाल, AB की जो ढाल होगी उसको मैं m1 कह लेता हूँ और m1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी, आपको पता है अगर 2 पॉइंट पता हो तो फॉर्मूला लगता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इंट्रोडक्शन हमने जब 10.1 कराई थी तब ये फॉर्मूला आया था, 10.1 के अंदर ये बात हुई थी। तो इससे m1 की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी, y2 का काम कर, देखो ये x1 का काम कर देगा, ये y1 का काम कर देगा और यहाँ पर ये x2 और ये y2, तो 6 - 5 अपॉन -3 - 2 या m1 इज वॉट आ जाएगा 1 अपॉन -5, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें ये तो आ गई AB की प्रवणता। अब देखो इस पे पॉइंट CD मान लो, तो देखो रेखा CD की प्रवणता, रेखा CD की ढाल, इसको मैं कह देता हूं m2 और m2 ये कह लो माना, है ना, ऐसे कह लो कि माना जो रेखा है, हमें समीकरण किसका निकालना है, CD का तो निकालना, तो माना CD का जो ढाल है उसको मैं m2 कह देता हूं, m2 है, तब m1 गुणे m2 जो होगा वो -1 होगा। क्यों भाई, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों का बीच में एंगल 90 है, परस्पर लंब है, तो उनकी प्रवणता होगा -1 होगा अकॉर्डिंग टू 10.1। जिसने 10.1 करी होगी उसको समझ में आ गया होगा। तो m1 मैंने अभी निकाल लिया है यहाँ पर, तो -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस काटा तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 5, हो गया काम, है ना। अब आपको एक पॉइंट पता है, अब CD का जो समीकरण है, जो निकालना है समीकरण है, हमें एक C पॉइंट पता है विच इज -3 and 5 और हमें इसकी प्रवणता m2 पता है विच इज 5, तो लगा लो फॉर्मूला एक बिंदु वाला, y - y1 का काम कर देगा 5 और m क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना आपके पास में, और x - x1 की जगह जाएगा -3, ठीक है आपके पास में, तो y - 5 और आ जाएगा 5x एंड प्लस के 15 या फिर 5x - y, ठीक है ना, प्लस के 20 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब ध्यान से देखो जो उसने कहा था कि बिंदु इस C से जाने वाला है, -3 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु इतने और इतने, यानी कि इस वाले से और इस वाले से जाने वाली रेखा पर लंब है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इस सवाल को वो टेंड भी कर सकता था, चेंज भी कर सकता था, वो ये भी कह सकता था कि यहां पर समांतर की लंब की जगह वो समांतर शब्द इस्तेमाल अगर करता तो फिर क्या होता, कुछ ना होता, क्वेश्चन पूरा प्रोसीड होता, लेकिन यहां पर प्रतिबंध हमने ये लगाया है। फिर उसकी जगह अगर समांतर शब्द होता तो फिर प्रतिबंध जो है, कंडीशन हम बदल देते हैं यहां पर, क्योंकि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं, उनकी जो ढाल है m1 इज इक्वल टू m2 होती, तो m2 की वैल्यू भी आपकी वही आ जाती जो m1 की वैल्यू थी, यानी कि -1/5।
तो अगर सवाल में केवल एक शब्द बदलता, लंब की जगह समांतर आ जाता, तो आप इस कंडीशन को बदल देते। ये लंब वाली कंडीशन होती है कि अगर इसकी हमारे पास में अगर इसकी स्लोप m1 है और इसका स्लोप ढाल m2 है, अगर ये 90 डिग्री पर है, तो ध्यान रखना है कि m1 और m2 की गुणाएं -1 होती है ना। और अगर ये दोनों समांतर हो, अगर इसकी ढाल m1 है और इसकी ढाल m2 है, दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो ध्यान रखना है कि दोनों की स्लोप जो है यानी कि ढाल जो है वो बराबर होते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल टू से, बड़े आसानी से आप आराम से समझ सकते हो और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके आगे के क्वेश्चंस के दरवाजे बहुत अच्छे से खुलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था, आया भी होगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी बहुत सी समझने वाली बात है, और इन क्वेश्चंस को करने में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 10.1 का जो इंट्रोडक्शन था ना, सबसे पहले वाला इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन को भी देखना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करता हूँ देखा होगा बच्चों ने, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वहाँ पर उनको थोड़ी समस्याएं आ सकती है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें आपको यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। नहीं देख के आए हैं, थोड़ा बहुत क्लास 10th का भी अगर याद है आपको तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखा हो, या तो क्लास 10th में किया हो या इस 11th में जो मैंने 10.1 का इंट्रोडक्शन किया था, और पहला ही इंट्रोडक्शन नंबर 1 वो देखा होना चाहिए था। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें भी हमें एक रेखा का समीकरण ही ज्ञात करना होगा, जो कि डेफिनेट सी बात है। वो कह रहे हैं एक रेखा है, एक रेखा 1,0, 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक रेखा है, ठीक है। चलिए हम इनको बना लेते हैं। पहले एक रेखा हमने इस तरीके से बना ली, और ये इस पर एक पॉइंट है 1,0, और दूसरा पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट 3,2,3। मैं नामकरण कर लूँ, थोड़ा इजी रहेगा, तो इसको मैं ए कह लेता हूँ, उसको मैं बी कह लेता हूँ। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा है। रेखाखंड पर लंब एक रेखा है ना, एक रेखा इस पर बिल्कुल लंब है, इस तरीके से, बिल्कुल ठीक बात है। इट मीन्स द इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई। और लंब है उसको, मतलब इस रेखा को, ये जो रेखा है 1:n में विभाजित करती है, मतलब इधर वाला हिस्सा 1 है तो इधर वाला हिस्सा n है। देखो अब दोनों चीजें मिसिंग है। किसी भी रेखा का समीकरण, अच्छा हमें कहा है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इस रेखा का नामकरण कर लेते हैं, इसको C पॉइंट, इसको D पॉइंट। तो हमें निकालना है, जो रेखा का समीकरण निकालना है वो CD का समीकरण निकालना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो, और हम लोगों ने उसकी ढाल निकाली थी, तब हमने जाके वो पहले वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि सबसे पहला जो रूप है वो अप्लाई करते हुए आंसर निकाल लिया था। बट इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही चीज मिसिंग है। ना तो कोई पॉइंट इसके ऊपर हमें दिख रहा है जो हमें दिया गया हो, कोई पॉइंट नहीं दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और ना ही हमें इसका ढाल दिया गया है। तो अब हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी से बात करेंगे। देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी जो काम किया था, लंब कहा गया है, तो लंब होने से तो हम इसका ढाल निकाल लेंगे आराम से, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 में निकाला था। और जो ये विभक्त करने वाली बात हो रही है, अनुपात दिया है, इससे हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, और जब हमें पॉइंट और ढाल मिल जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें रोक दे के y - y1 और m × x - x1 लगा करके इक्वेशन हम आराम से निकाल देंगे उसका, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले ढाल निकालते हैं। तो माना क्या, रेखा AB का ढाल निकालो आप, रेखा AB का ढाल निकालो, और उस ढाल को कह लो m1, और वो m1 होगा, आपको पता है दो बिंदुओं से जाने वाली जब कोई लाइन होती है उसका ढाल निकालने का तरीका आपको पता है कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगता है, दैट इज 3 - 0 अपॉन 2 - 1 यानी कि 3/1 दैट इज 3। तो m1 की वैल्यू जो है बेसिकली वो आ गई हमारे पास में 3। तो अगर हम चाहते हैं CD का ढाल निकालना, CD का जो ढाल होगा, CD का ढाल जो है उसको हम कह लेते हैं m2 है, इसको हमने कह दिया, माना ये क्या है, m2 है। तो अब आपको पता है इतनी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो AB है और जो CD है परस्पर लंब है, ये लंब होने का चिन्ह होता है। और अगर लंब है तो सीधी सी बात है, यहाँ चूकी का निशान लगा लो और यहाँ पर इसलिए लिख दो
क्या कि फिर m1 की अगर m2 से मल्टीप्लाई होती है तो सीधी बात है -1 आएगा ही आएगा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो सीधी बात है m2 की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि रेखा CD का जो ढाल है वो मेरे को मिल चुका है, और वो ढाल m2 है और उसकी वैल्यू -1 है। तो इतना हमने काम कर लिया है ना। इसको लाइन क्यों बनाया भाई मैंने, अनावश्यक रूप से, ठीक है। अब सुनो एक काम हो गया, हमने ढाल निकाल लिया है, हमने m निकाल लिया है, अब मेरे को पॉइंट चाहिए। अब याद करो वो कहानी जो हमने क्लास 10th और 11th में बात की थी कि अगर कोई लाइन इस तरीके से हो और इसके कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर x1 और y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट हमारे x2 और y2 हो। विभाजन सूत्र याद करना चाहता हूँ, कोई पॉइंट बीच में है P और ये पॉइंट इसको m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, ये हिस्सा m है। चलो m हम इसमें इस्तेमाल करें तो आप कर लो इसको k1 अनुपात k2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? p के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता था, अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y हो, x और y हो, तो x का वैल्यू निकालते थे कि x2 k1 प्लस x1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना, k1 प्लस k2। याद करो हम वहाँ पे m1 m2 लिखते थे, m1 m2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही m1 m2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसका भुज तो निकलेगा इस तरीके से, कोटि कैसे निकलेगी, यह जाएगी y2 k1 एंड प्लस y1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना। तो चलो निकालो, इसका मतलब क्या है, हम इस पॉइंट को बीच में कुछ बोल देते हैं, CDE कह लो, है ना। तो आप देखो, चूंकि E रेखा AB को 1:n में विभाजित करता है, तब जो हमारे पास में E के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोऑर्डिनेट को ऐसा कोमा लगा करके, क्योंकि कोमा लिखा जाता है, x, y लिखा जाता है ना, कोई भी पॉइंट आपके पास में होगा जैसे लिखा हमने यहाँ। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को ऐसे बना देता हूँ कि y2 k1 प्लस y1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना। इसको ऐसे बना करके इसको हटा देता हूँ, तो हमारा जो पॉइंट है P इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही मैं E को भी निकाल सकता हूँ। तो x2 x1 का काम कौन करेगा, इस पे आ जाओ, चाहे तो बना के दिखा दो उसको एक बार यहाँ पे ऐसे करके, ताकि अच्छे से, ये A है और ये मेरा B है, ठीक है बेटा। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट E है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं, और ये 1:n में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 1,0 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं कितने हैं, 2,3 हैं। तो निकालो E के कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कि x2 इज व्हाट, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2। x2 2 इंटू k1 का मतलब k1 का मतलब 1 प्लस x1 1 इंटू n अपॉन 1 प्लस n, कोमा। दूसरा आ जाएगा हमारे पास y2 क्या है, 3 इंटू 1 प्लस y1 0 इंटू n अपॉन 1 प्लस n। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ E, जो E पॉइंट है, वो आ जाएंगे हमारे पास में 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसके, इस E पॉइंट के। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट पता चल गया है ना, क्या चल गया है, पॉइंट। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखाखंड CD का समीकरण। अब CD पर एक पॉइंट आपको पता है E, ठीक है ना, और वो पॉइंट है आपका कि 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n, और इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है, वो हमें m2 पता है, वो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, -1, ठीक है ना, -1/3, ठीक है। तो माइनस का 1/3, तो निकालो फॉर्मूला,
ये तो पॉइंट हमें दिया गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो मेरे भाई हमारे पास में y माइनस वाई वन का मतलब 3/1 + n और m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/3 और x माइनस 2 + n/1 + n, ठीक है ना आपके पास में। अब मैं ये देख लूँ कहाँ तक सॉल्व करना है इसको, बहुत बढ़िया से सॉल्व करके दिखाना है यार इसको, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। तो y माइनस का इसको आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1 + का n और यहाँ जाएगा y इंटू 1 + n माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एज इट इज रखो यहाँ पे भी 1 + n एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x इंटू 1 + n एंड माइनस 2 + n 2 + n 2 + n आपके पास में। ध्यान से देखो 1 + n से 1 + n कट जाएगा, इस 3 को उधर ले आओ तो आ जाएगा माइनस भी, माइनस को रहने दो चलो, तो आ जाएगा 3y एंड 1 + n माइनस 9 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस x इंटू 1 + n एंड प्लस 2 + n, है ना आपके पास में। अब इस पूरे पोर्शन को उधर उठा के ले आओ तो इट विल कम, तो आ जाएगा x इंटू 1 + n प्लस y वाला पोर्शन 3y इंटू 1 + n एंड माइनस का 9 प्लस, ये फ्रेम में आ भी रहा नहीं आ रहा कैमरे में, इतना इधर कोने पे लिखता जा रहा हूं मैं, आ रहा है तो 9 और ये आ जाएगा माइनस का, ये आएगा ये माइनस 2 + n इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x 1 + n एंड प्लस 3y इंटू 1 + n एंड माइनस का 9 एंड माइनस का 2 - n इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इंटू 1 + n और प्लस का 3y इंटू 1 + n और माइनस के 11 - n इज इक्वल टू 0। यहीं छोड़ दो इसको, ठीक है, यहीं पर इसको आप छोड़ सकते हो, दैट्स वेरी सिंपल, है ना। चाहो तो उन्होंने क्या कर रखा आंसर में, उन्होंने कर रखा है कि x 1 + n को एज इट इज और ये 3y 1 + n को भी एज इट इज, इस 11 को उधर और n को भी उधर उसने रखा है, तो ये आंसर उसने छोड़ा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए अब बातचीत हो चुकी क्वेश्चन नंबर 11 से, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा सरल क्वेश्चन है, अगर आपको अंतःखंड रूप की जानकारी है तो। जो लास्ट अंतिम फॉर्म थी हमारी लंब रूप, लंब रूप से पहले हमने चौथे नंबर पे बताई थी इंट्रोडक्शन के अंदर अंतःखंड रूप, और अंतःखंड रूप में अगर क्या था मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर सपोज कर लिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु है, कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, जो अक्षों पर एक्स अक्ष पे तो ये अंतःखंड काटती है ए और वाई एक्स पे काटती है बी, तो आप इस लाइन का, है ना, इस ए बी का, इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, तो रेखा ए बी का जो समीकरण है, ए बी का समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं कि x/a एंड प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसी का यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बहुत सरलता से। उसने कहा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन इस तरीके से है, इस तरीके से ये वाली लाइन जो अक्षों पर समान का मतलब हो गया हमारे पास, अगर ये मूल बिंदु है, अगर इस अंतःखंड की लंबाई a है तो इस अंतःखंड की लंबाई भी a ही होगी, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ a था यहाँ b था, उसने कहा समान है तो कोई बात नहीं, a ले लिए हम दोनों जगह, ठीक है ना, a है और ये भी a है, और बिंदु यहाँ पे इस पे कोई एक पॉइंट है, दिस इज 2,3 से होकर जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ना कई तरीकों से कर सकते हो, लेकिन बड़े सिंपल से करते हैं। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ध्यान से देखिएगा, वो होगा x/a एंड प्लस y/b ना होकर के, क्योंकि अंतःखंड समान है तो a ही लिखेंगे इज इक्वल टू 1, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा a, ठीक है। अब आप कहोगे सर a का मान कैसे निकलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना, इसका मान कैसे निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, x प्लस a y इज इक्वल टू a, इसको मैं पॉइंट कह लूँ a, उसको कह दूं मैं b, रेखाखंड AB का समीकरण है ना, समीकरण है। तो जब ये इस लाइन का समीकरण है तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी भाई, इस पे आने वाले सभी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना
भाई अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये इस लाइन का जो इक्वेशन है वो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू ए आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे जो पॉइंट होगा, अगर मैं x की जगह यहाँ 2 भरता हूँ और y की जगह में 3 भरता हूँ तो वो हमेशा ही a के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a का मान 2 + 3 इज इक्वल टू 5, a का मान आसानी से निकल सकता है 5, है ना। तो उसको लिखो उसी तरीके से, काम तो ही करना है लेकिन उसको लिखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू रेखाखंड AB का समीकरण है, तो 2, 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू ए को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब होगा आपके पास में, जैसे मैं कहूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इस रेखा पर मैं एक पॉइंट लेता हूं 2 और 3, है ना, 2 और 3, क्या 2 और 3 इस पर होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो कैसे चेक करते हैं कि x की जगह 2 भर लेते हैं, y की जगह 3 भर लेते हैं। देखो 5 बराबर 5, बिल्कुल सही बात है ना। संतुष्ट हो रहा नहीं हो रहा है, इस पॉइंट से ये लाइन संतुष्ट हो रही है। तो संतुष्ट करने का मतलब क्या है, संतुष्ट की स्पेलिंग देख लेना, बस सेटिस्फाई अंग्रेजी में ध्यान रखें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जो a है, इसमें x की जगह तो हम भर देते हैं 2 और y की जगह भर देते हैं 3, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 और a का मान समीकरण 1 में भर दो जो निकला था। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 5 या फिर x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली, बहुत आसानी से, प्यार से। लेकिन कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी करेंगे, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि वो उन्होंने ठेका ले लिया है कि मुझे एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है, जो उस तरीके से करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से करेंगे, क्योंकि उसको पता है एक पॉइंट तो पता ही चल जाए, है ना, एक पॉइंट तो मेरे को पता ही है 2, 3 तो पता ही है, बस मेरे को m मिल जाए। क्या मिल जाए, m, इसकी स्लोप मिल जाए। स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से सुनो, ये भी a है, ये भी a है, जब ये भी ये और इसके बराबर है, इस एंगल को निकाल सकते हो, कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को आप देखो, जब ये भी इतना, देखो इसको मान के चलो, इसको हमने कह दिया अल्फा कह दिया, तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये कट गया, आ गया 1, तो tan अल्फा का वैल्यू आ गया 10, 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो अल्फा का मान आ गया 45। आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर लंब और आधार बराबर हो तो एंगल हमारा 45 का बन जाता है। अब ये 45 का, लेकिन ये प्रवणता तो नहीं होगी, ये स्लोप तो नहीं डिफाइन, ये झुकाव थोड़ा ही होगा, झुकाव तो ये वाला होगा। अब आप सीधी बात कहोगे सर जी सुन लो, जब अगर ये 45 है तो उसको तो मैं 180 माइनस 45 का मतलब है 135 लिख दूंगा, है ना, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135, है ना। इसका मतलब जो m होगा, इस रेखा का जो स्लोप होगा वो आ जाएगा tan 135, और 135 की वैल्यू आप निकालोगे कि इसको लिखो tan 90 प्लस 45, और m इज इक्वल टू आ जाएगा cot 45, वो भी माइनस का, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। कितनी आ गई, माइनस का 1। लगा लो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें x1 y1 का काम कौन करेगा, जो इस रेखा पे पॉइंट है 2,3, जो 2,3 उसने दिया है। तो आप देखो y माइनस y1 का मतलब आ जाएगा 3, m कितना है -1 इंटू एक्स माइनस x1 का मतलब आ जाएगा 2। आप इसको सॉल्व कर लो, 100% यही आ जाएगा जो आंसर हमने भी निकाला है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है करने का। अगर किसी ने बिल्कुल ही मान लिया कि ना मैं तो और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मेरे को तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही चाहिए, पहले वाला फॉर्मूला ही चाहिए, बिंदु ढाल जो सबसे पहला जो रूप था उसी से करना होगा, तो ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब बेटे 12 हो गए, है ना, 13, इसके अंदर 20 है टोटल।